इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस एक यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें मरीज हमारे पास जब वो आता है तो वो प्रमुखता हमको ये बताता है कि उसको पेशाब बहुत होती है, बार बार उसके दिमाग में पेशाब आने का ख्याल आता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेशाब करते समय या पेशाब रोकते समय उसे दर्द का एहसास होता है। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें बाकी सारी पेशाब की बीमारियों को एक्सक्लूड करके इसकी डायग्नोसिस बनानी होती है। जैसा कि हमको पता है कि कभी भी पेशाब संबंधी अगर कोई बीमारी होती है तो पेशाब में जलन, पेशाब में दर्द, बार बार पेशाब आना, ये सबसे कॉमन इसके सिम्टम हैं। तो यही सिम्टम सारे इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस में होते हैं। लेकिन इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस में एक मेन कारण ये होता है कि इसका कोई रीज़न नहीं होता है कि कब ये बीमारी आ जाती है, और सारे रीज़न्स जो कि पेशाब के जलन या पेशाब के दर्द के हैं उसको हम एक्सक्लूड कर लेते हैं, तब इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस की डायग्नोसिस बनाते हैं। तो मैं एक बार फिर से बताऊं, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस के मरीजों में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि ऐसे मरीज़ों को दर्द का एहसास रहता है। 24 घंटे ऐसे मरीज़ों को पेशाब के दर्द होने का इंतज़ार रहता है या दर्द रहता है, और इस दर्द को कम करने के लिए वे बार बार पेशाब करने के लिए जाते रहते हैं। इतना ज़्यादा आदमी पेशाब से तंग हो जाता है या पेशाब के दर्द के से तंग हो जाता है कि उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ मरीज़ तो यहाँ तक हम लोग को बताते हैं कि उनको ऐसी इच्छा करती है कि रात भर पेशाब घर में बैठे रहें और बार बार पेशाब करते रहें। फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और डिस्यूरिया ये मेन इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस के सिम्टम्स हैं। और जब ऐसे मरीज डॉक्टरों के पास पहुंचते हैं, अगर यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं पहुंचते और दूसरे डॉक्टरों के पास पहुंचते हैं, तो ज़्यादातर ये मरीज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन की दवाइयाँ, इन्फेक्शन की डायग्नोसिस बनाई जाती है। ऐसे दूसरे डॉक्टर ऐसी डायग्नोसिस बनाते हैं और यूटीआई, जिसको हम लोग इन्फेक्शन बोलते हैं, इसका ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। तो यूरोलॉजिस्ट के पास जब ऐसे मरीज पहुंचते हैं तो ये थके हारे रहते हैं। ये कई सारे डॉक्टरों से मिल चुके होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट से मिल चुके होते हैं, और ज़्यादातर डॉक्टर इनको यूटीआई का प्रिस्क्रिप्शन दे चुके होते हैं। और ऐसे मरीज जब हम लोग के पास पहुंचते हैं तो ये एक आम बात है कि वो बोलते हैं कि हमने काफ़ी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की एंटीबायोटिक्स ली है और एंटीबायोटिक्स लेने के बावजूद हमारे ये सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। तो ये अगर इस तरीके से सिम्टम्स अगर मरीज हमसे बता रहा है तो हम लोग इसमें डायग्नोसिस इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस की रखते हैं। और इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस की डायग्नोसिस रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रूल आउट करें। तो हम ऐसे मरीजों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए एक यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी की जांच कराते हैं, कल्चर की जांच कराते हैं। ये देख लेते हैं कि कोई अनयूजुअल इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस ब्लैडर में नहीं है, और ये सब जांचों से पता चल जाता है। ज़्यादातर जांचें ऐसे मरीजों की नॉर्मल पाई जाती है, और नॉर्मल पाने के बावजूद इस तरीके के मरीज मानसिक तौर से काफ़ी प्रताड़ित रहते हैं। ज़्यादातर मरीज इतने डिस्टर्ब रहते हैं कि उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है। उनके अटेंडेंट से अगर हम लोग बात करें तो वो ऐसा चीज़ बताते हैं कि मरीज़ हमेशा अपने पेशाब के बारे में सोचा करता है, हमेशा पेशाब में जलन की शिकायत करता रहता है और बार बार पेशाब करने की इच्छा व्यक्त करता रहता है। ये बीमारी बहुत रेयर बीमारी है। 10 लाख मरीजों में एक मरीज को ही इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस होता है, और इस तरीके की बीमारी से काफ़ी लोग समाज में अफेक्टेड हैं। अगर हम 10 लाख में एक माने तो भी इस तरीके के मरीज काफ़ी हम लोग को यूरोलॉजी प्रैक्टिस में मिल जाते हैं, और ऐसे मरीजों को इलाज करना काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री इस माध्यम से होता है कि ये मरीज कि बहुत तरीके से हताश हो चुके होते हैं और काफ़ी दुखी होते हैं, और ऐसे एक बार जब इलाज शुरू कर दिया जाए और इनको जब रिस्पॉन्स मिलता है तो ये काफ़ी इनके मानसिक संतुलन में नॉर्मलसी आती है और ये नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आप पूछें कि इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस का कारण क्या है, तो इसका कारण कुछ नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक एलर्जिक बीमारी है, कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें ब्लैडर के सेल्स जो हैं वो एबनॉर्मली चेंज हो जाते हैं। नॉर्मली पेशाब की थैली का काम है कि पेशाब को रोकना, और जब पेशाब रुकती है तो वो पेशाब की थैली उसको स्टोर करती है जब तक कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी मैक्सिमम ना हो जाए। एक बार उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जब मैक्सिमम हो जाती है
तो फिर सेंसेशन आता है कि पेशाब को खाली किया जाए और उसके बाद आदमी की इच्छा व्यक्त होती है कि वो जाए और पेशाब को खाली कर सके। ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस में नर्व्स की ऐसी चेंज हो जाती हैं ब्लैडर के सेल्स में कि जैसे ही उसमें थोड़ा बहुत पेशाब इकट्ठा होने लगता है, ये दिमाग को ऐसा सेंसेशन पहुंचाती हैं कि हमारे पेशाब की थैली फुल हो चुकी है और इसमें दर्द का एहसास हो रहा है, यानी पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और ऐसे मरीज 20 ml, 30 ml या 50 ml पेशाब जैसे ही पेशाब की थैली में भरता है, वैसे ही इनको दर्द का एहसास होने लगता है और मरीज तुरंत कोशिश करता है कि किसी तरीके से जा करके वो पेशाब की थैली को खाली कर सके। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस एक नेग्लेक्टेड बीमारी है। ऐसे में आदमी मानसिक तौर से प्रताड़ित रहता है। ऐसे में आदमी फैमिली के जो नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उससे अलग हो जाता है और अपने आप में गमगीन ज़िंदगी व्यतीत करने लगता है। ये एक क्यूरेबल बीमारी है और इसके लिए अगर इस तरीके के सिम्टम आए तो आप अपने डॉक्टर के पास तुरंत जा कर के मिलें। जब ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं तो हम पूरी तरीके से उनकी जांच कर लेते हैं कि शरीर में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है जिसके कारण से इस तरीके के सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। नॉर्मली हम लोग पेशाब की जांचें करते हैं, किडनी की जांच करते हैं, पेशाब की थैली की जांच करते हैं कि आदमी पेशाब नॉर्मल तरीके से स्टोर कर सकता है कि नहीं, और उसके पेशाब की धार की जांच करते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि उसकी पेशाब की थैली नॉर्मली काम कर रही है और केवल एक तरीके से ये मानसिक एक उत्पीड़न है जो पेशेंट को इस तरीके के सिम्टम्स प्रोड्यूस करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर एक बार हम लोग डायग्नोसिस इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस की बना लें तो इस तरीके के मरीजों को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है दवाइयों द्वारा। डायग्नोसिस बनाने की एकमात्र रास्ता ये होता है कि हम लोग दूरबीन डाल करके पेशाब की थैली को अंदर से जांच करते हैं और वहाँ से कुछ सेल्स को, यानी हम लोग उससे बायोप्सी कर करके उस सेल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसके अंदर और कोई दूसरी प्रकार की बीमारी पेशाब के थैले में नहीं है। ज़्यादातर बीमारियां जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे कि टीबी, जैसे कि ब्लैडर का छोटा हो जाना रेडिएशन के द्वारा या किसी अन्य बीमारी के द्वारा, इस तरह के सिम्टम्स इन बीमारियों में भी पाए जाते हैं। नॉर्मली हम लोग इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस को ओवर एक्टिव ब्लैडर के साथ कंफ्यूज करते हैं और ये दोनों बीमारियों में ज़्यादातर सिम्टम सेम होते हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि आदमी बार बार पेशाब करने जाता है, आदमी को अर्जेंसी की फीलिंग होती है, यानी पेशाब के लिए भाग के जाना पड़ता है, और कभी कभी अर्ज इनकॉन्टिनेंस, यानी आदमी को पेशाब पहुँचते पहुँचते लीक होने की संभावना रहती है। ये तो ओवर एक्टिव ब्लैडर की बीमारी में रहता है। लेकिन इसी तरीके के सिम्टम्स आप इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस में पाते हैं। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस को डिफरेंशिएट करने का केवल एक ही सिम्टम है कि ऐसे मरीजों को दर्द रहता है, यानी डिस्यूरिया रहता है। सारे सिम्टम्स ओवर एक्टिव ब्लैडर के मरीजों को पाए जा सकते हैं इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस में, मगर इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस की जो मुख्य बिंदु है वो इस प्रकार का है कि आदमी को पेशाब स्टोर करने में दर्द का एहसास रहता है, पेड़ों में यानी लोअर एब्डोमेन में पेन होना, बार बार पेशाब लगना, पेशाब करते समय दर्द होना, पेशाब करने के बाद दर्द होना, पेशाब रोकते समय दर्द होना, ये सारा सिम्टम इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस के होते हैं। अब इसका इलाज सबसे पहले आपको मरीज के साथ डिटेल में ये चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं कि इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस आखिर बीमारी क्या है, और ये चूँकि रेयर बीमारी है इसलिए इसमें मरीज को कॉन्फिडेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग मरीजों से डिस्कस करते हैं, मरीजों को समय देते हैं ताकि वो अपनी बीमारी पूरी तरीके से डॉक्टर को बता सके। एक बार मरीज को हम लोग कॉन्फिडेंस में लेते हैं तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो दो तरीके का ट्रीटमेंट, एक तो दवाइयों द्वारा इसका ट्रीटमेंट है और दूसरा नॉन मेडिसिन यानी अदर ट्रीटमेंट है जिसका भी काफ़ी असर ब्लैडर के सिम्टम्स में होता है। अब जो नॉन मेडिसिन यानी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं जिसकी वजह से इसका सक्सेसफुल इलाज होता है, वो ये होता है कि आदमी किसी तरीके से अपने स्ट्रेस को कम कर सके, अपने दिमाग को किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगा सके, योगा कर सके, कुछ ऐसे व्यायाम कर सके जिससे आदमी की जो सोचने और समझने की शक्ति है वो पेशाब को छोड़ करके बाकी किसी अन्य कारणों में लगे। यानी स्ट्रेस रिलैक्सेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस बीमारी को ठीक करने का। ज़्यादातर मरीजों को ये कामगर साबित होती है अगर केवल वो स्ट्रेस को रिलीव करने के ऊपर स्ट्रेस करें, फैमिली का सपोर्ट
ऐसे मरीजों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मरीजों को हम लोग व्यायाम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, मरीजों को चलने के लिए मोटिवेट करते हैं, योगा करने के लिए मोटिवेट करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ करने के लिए करते हैं कि जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी किसी अन्य कामों में लगे, बशर्ते कि पेशाब और उसकी जलन या दर्द की निस्बत। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट आम है नॉन मेडिसिन में, वो ये है कि ऐसे मरीजों को बहुत स्पाइसी फूड अवॉइड करना चाहिए। सादा खाना ऐसे मरीजों को काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ज़्यादातर ऐसे मरीजों को कोशिश करना चाहिए कि नॉन स्पाइसी फूड अपने जीवन शैली में इनकॉर्पोरेट करें और ऐसे फूड्स पेशाब को आराम दिलाने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। ज़्यादातर मरीज इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस की दवाइयों द्वारा ठीक होते हैं और दवाइयाँ ऐसे सिम्टम्स को कर्टेल करने के लिए, यानी सिम्टम्स को बढ़ने ना दें और सिम्टम्स को एक हद तक कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सहायक होती हैं। 3-4 तरीके की दवाइयाँ इसमें यूरोलॉजिस्ट देते हैं और वो चीज़ जो हम लोग सब मरीजों को बताते हैं वो ये है कि दवाइयाँ किसी तरीके से ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ऐसे मरीजों को हम लोग टाइट्रेट करके दवाइयाँ देते हैं, यानी सिम्टम्स को हम लोग एक लेवल पे कंट्रोल करते हैं और दवाइयों के बाद हम मरीजों को 15 दिन के बाद या 30 दिन के बाद वापस बुला के ही चेक करते हैं कि उनके सिम्टम्स में कितना इम्प्रूवमेंट है या कितना डिट्यूरेशन है। अगर मरीज हमारे पास फॉलोअप में आए और ये बोले कि हमने दवाइयाँ स्टार्ट कर दी और उसके बाद हमारे सिम्टम्स अभी भी बचे हुए हैं, तो हम फिर दवाइयों को टाइट्रेट करके इनकी डोज बढ़ाते हैं। अगर कोई मरीज बोले कि हमारे सिम्टम्स बिल्कुल कंट्रोल हो गए हैं, तो ऐसे मरीजों को हम दवाइयों से टाइट्रेट करके उनकी दवाइयाँ घटाते हैं ताकि एक लेवल बॉडी में आ जाए जिसमें ड्रग का इफ़ेक्ट और उसके साइड इफ़ेक्ट दोनों हम मैच कर सकें। हमारी एक कोशिश रहती है कि दवाइयाँ कम से कम आदमी खाए ताकि साइड इफ़ेक्ट्स दवाइयों के कम से कम रहे और सिम्टम्स भी ज़्यादा से ज़्यादा उनके कंट्रोल में रहें। तो दवाइयों को टाइट्रेट करने का काम और उनको लिखने का या अथवा बढ़ाने का या घटाने का काम यूरोलॉजिस्ट का होता है। ऐसे मरीजों को हम लोग ये भी बताते हैं कि दवाइयाँ ख़त्म होने के पहले डॉक्टर से अवश्य मिलें, दवाइयाँ अचानक ब्रेक नहीं करनी है। अगर ऐसे मरीज दवाइयाँ ब्रेक कर देते हैं तो ये सिम्टम्स फिर से आने की इनकी टेंडेंसी होती है और ऐसे मरीजों को वापस हमको दवाइयाँ फुल डोज में देनी पड़ती है। जब मरीज दवाइयों से कंट्रोल हो जाते हैं तो हमारा ये ध्येय रहता है कि हम दवाइयों को कम से कम स्तर पे ले आएँ, यानी दवाइयों की लेवल को हम घटाएं और घटा करके न्यूनतम लेवल पे हम दवाइयों को रखें और मरीज को हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की क्रियाओं पे रखें। ज़्यादातर ऐसे मरीज दवाइयों के साथ काफ़ी कंट्रोल हो जाते हैं। हमने देखा है कि ये पेशेंट्स लंबे समय तक कंट्रोल रहते हैं। ये बीमारी की ऐसी टेंडेंसी है कि ये सीजन्स के साथ वेरिएट करती है, एक बार आती है, एक बार जाती है, एक बार आती है, यानी इसके हमेशा पीक एंड ट्रफ इस तरीके के सिम्टम प्रेजेंटेशन है। एक बार दवाइयों से अगर हम मरीजों को कंट्रोल कर लेते हैं तो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स पे हम लोग फोकस करते हैं। कोई ऐसे रीजंस जिसकी वजह से बीमारी एग्रीवेट हो रही है तो उसको रिड्यूस करना, जैसे स्ट्रेस को या पारिवारिक विवाद को। अगर ऐसे कोई कारण है जिसकी वजह से बीमारी एग्रीवेट हो रही है तो उन फैक्टर्स को कंट्रोल करना सेकंड लक्ष्य रहता है। ज़्यादातर मरीज इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस के दवाइयों पे कंट्रोल हो जाते हैं। अंततः मैं यही बताऊंगा कि इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस एक रेयर बीमारी है, मगर ये ऐसी बीमारी है जिसका मरीज पे काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे मरीज अपने आप को ऑफन निगलेक्ट पाए जाते हैं। ऐसे मरीजों को ठीक करना और ये बीमारी को डायग्नोस करना बहुत आसान तरीका है। अगर इस तरीके के सिम्टम किसी मरीज को हैं तो वो बेझिझक अपने यूरोलॉजिस्ट से मिले और आगे बढ़ करके दवाइयों को, स्ट्रेस रिलीविंग फैक्टर्स को कंट्रोल करे और ये बीमारी को अपने आप से कंट्रोल या नियंत्रण किया जा सकता है। इसी के साथ मैं डॉक्टर शशिकांत मिश्रा, प्रिसीजन यूरोलॉजी हॉस्पिटल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर सुना इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस के। मुझे लगता है कि इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस के मरीजों के लिए काफ़ी बेहद एजुकेटिव सेशन है। धन्यवाद।